हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पर ये शर्त है, ये कंडीशन है, इसको आप नकार नहीं सकते। ये ऐसे, अरे ये वही सिचुएशन नहीं होगी क्या, कोई अपने सर पे रख के कुछ ले जा रहा है ऐसे, ये वो सिचुएशन होगी ना यार। मैंने इसको इतना इतना किया, ये देखो ऑस्किलेशन कर रहा है। अच्छा चलो, मैंने यहाँ तक छोड़ा, देखो ऑस्किलेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके छोड़ा, मजेदार चीज़ है। इसका एक बॉल कितनी भारी है तुम्हें कोई मतलब नहीं, मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिटेल में पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी कर लिया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आपने पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों के वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो देख लो यार, ये वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए उन वीडियोस को देखने के बाद। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक, करेंगे बात इसके बारे में। तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिटेल में बात करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, एप्लीकेशंस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये हम समझेंगे। और अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होती है उसको भी हम बहुत डिटेल में समझने जा रहे हैं। आपने वो ट्रेन वगैरह देखी हो ना, गोल गोल घूमती रहती है, वो ट्रेन चलती है फिर ऐसे गोल घूम के वापस आती है, ऐसे जो रास्ते होते। एक कंटेनर है जिसमें कुछ वाटर डला हुआ है और उससे आप घुमाने लग रहे हैं, लेकिन जो वाटर है वो गिरना नहीं चाहिए, ऊपर जा रही है, आपका जो कंटेनर है ना ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर का जो पानी है वो गिरना नहीं चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स को आज के वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, बस बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। आपके घर में फैन है, अरे है ना, पापा लाए होंगे। वो जो फैन है, वो जो फैन रोटेट करता है वो कौन सी एनर्जी से करता है? मैकेनिकल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। एग्जाम्पल देता हूं, वही अपने पास तो वही बोर एरो वाला एग्जाम्पल है जो अपना पुराना एग्जाम्पल है। देखो धनुष और तीर है, तीर को मैंने ऐसे खींचा, दशहरा आ रहा है, रावण दहन इस बार हम लोग करेंगे ना। देखिए तीर को हमने ऐसे खींचा तो उसके बो की शेप में चेंजमेंट आया, इस रस्सी की शेप में, इस स्ट्रिंग की शेप में कोई चेंजमेंट आया। अरे आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई इसकी शेप और साइज में। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंजमेंट हो जाता है ना, आपने एक बॉल को ऊपर उठाया, एक पत्थर आपके हाथ में, एक बाल है, कुछ भी हो सकता है यार, आपने इसको ऊपर उठा रखा है, छोड़ नहीं रहे आप छोड़ नहीं रहे। यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजमेंट है, आपने जैसे छोड़ा पोटेंशियल एनर्जी बदल गई काइनेटिक एनर्जी में। द एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। पोटेंशियल का मतलब क्या, खींचा, चाहे तो तीर जा सकता है पर गया नहीं है, अब जाएगा तो काइनेटिक। शेप में चेंजमेंट है। आपने खिलौना कार ली, लास्ट वीडियो में बताया था, आपने की अप्लाई की, चाबी भर दी आपने, कार चाहे तो जा सकती है, पोटेंशियल है। डैम में पानी भरा हुआ है, डैम के पानी को दीवारों ने रोका हुआ है, अगर दीवारों को हटा दिया जाए, शेप बदल जाए तो सारा पानी बह जाएगा। लेकिन पानी के पास पोटेंशियल तो है बहने का, अभी बहा नहीं है पर है पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये शेप चेंज कर दोगे ना, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेंगे सारे, तीर को छोड़ दोगे काइनेटिक, डैम की दीवारों को तोड़ दोगे पोटेंशियल से काइनेटिक, जो खिलौना कार में चाबी भरी है उसको, गाड़ी को छोड़ दोगे, गाड़ी चलती जाएगी, काइनेटिक। द एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब ऑब्जेक्ट्स ऐसे मूव करके जाते हैं ना तो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं हम काइनेटिक एनर्जी। द वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़ चुके हैं हम। काइनेटिक एनर्जी पे पूरा अपना वीडियो आ चुका है स्टार्टिंग में, वर्क डन के बाद जो वीडियो था ना। अब बात ये आती है मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो आपको पता चल गया। दोनों को अगर एनर्जीज को आप जोड़ देते हो तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर आप बात करोगे ना, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ना तुम एनर्जी को बना सकते हो रे, ना तुम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तुम एनर्जी को बना सकते हो, ना तुम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यू कैन ओनली बी कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पे लाइट जल रही है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? लाइट एनर्जी में। एनर्जी को तुम बना नहीं सकते। ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है?
मैकेनिकल एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, मैकेनिकल एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू कंजर्व। ये मैकेनिकल एनर्जी ना, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। एक सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे मैं और मेरा भाई, कोई भी हो सकता है, आप लोगों में से कोई भी आ जाओ, वो हमारे भाई हो गए, हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड हो गए आप, हम दोनों का एक सिस्टम है। हम दोनों के बाहर से कोई फोर्स लगे, इंटरनली फोर्स लगे, जो भी लगे, लेकिन जो मैकेनिकल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो फाइनल के बराबर होगी। मैकेनिकल एनर्जी को आप बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, किसी भी एनर्जी को नहीं बना सकते, किसी एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इस बात को डिटेल में समझ लेंगे। कन्वर्जन समझ लो पहले। अगर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट तभी रह सकती है, देखो इस चीज को समझ लो आप। कन्वर्जन जब तक नहीं समझोगे तब तक बात समझ आएगी नहीं। देखो जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी ये क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात करता हूं ना, तो मैं मेरा मतलब इन दो चीजों से होता है कि काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दिया गया है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर जो काइनेटिक एनर्जी बदले और वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाए तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रह गई, मैकेनिकल में कोई चेंज नहीं आया। भाई काइनेटिक मान लो मेरे पास थी 5 जूल फॉर एग्जांपल, पोटेंशियल थी मेरे पास 10 जूल, सपोज दैट। अगर ये 10 इसमें बदल जाए तो भी टोटल दोनों का 15 ही रहेगा, ये 0 हो गई, ये 5 और 10 15 हो गई। और अगर ये सारी काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाए तो अब ये 15 हो गई और ये 0, लेकिन दोनों का सम तो यार दोनों का सम तो मैकेनिकल एनर्जी है ना, ये तो नहीं बदल रहा ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है ना। काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाए चाहे पोटेंशियल काइनेटिक में बदल जाए, मैंने जो एग्जांपल दिया ना अभी थोड़ी देर पहले तीर का, तीर को छोड़ दिया तुमने, तुम उस तीर के पास कौन सी एनर्जी थी, खींचा तुमने एरो को, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल, मान लो 50 जूल थी, 50 जूल थी, छोड़ा, अब सारी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गई। लेकिन मैकेनिकल क्या है, वो काइनेटिक को और तुम मैकेनिकल को जोड़ दो, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद 0 हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक में बदल जाएगी सारी। तो उनको दोनों को जोड़ोगे तो यार मैकेनिकल तो वही रहेगी जो अब मैकेनिकल थी, क्योंकि अब उसके पास काइनेटिक नहीं थी, अब काइनेटिक 0 थी और पोटेंशियल मैक्सिमम थी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, काइनेटिक मैक्सिमम हो गई है, पोटेंशियल 0 हो गई है। दोनों को जोड़ोगे तो मैकेनिकल तो वही आने वाली है। आपने पत्थर को उठाया, अभी जो मैकेनिकल इसके पास जो पोटेंशियल है, काइनेटिक तो 0 है पर पोटेंशियल है, छोड़ दिया, सारी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गई। अब काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दो, पोटेंशियल मिनिमम हो चुकी है, उनको जोड़ोगे तब भी वही आएगा जो अब था। दोनों को जोड़ोगे ना, तो मैकेनिकल क्या है, सम है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। एक बलून है तुम्हारे पास, तुमने बलून में हवा भरी, बलून में हवा भरी, जब बलून में तुमने हवा भरी तो क्या हुआ, बलून एक्सपेंड हो रहा है, धीरे धीरे बलून बड़ा होता जा रहा है। मतलब तुम इसके अंदर जो एनर्जी डाल रहे हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक तो जानते होगे ना, जो चीज फैलती, इलास्टिसिटी समझते होगे यार, एनर्जी तुम इसमें डाल रहे हो, कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल। फोड़ दो बलून को, फोड़ दो, सारी पोटेंशियल साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप आप समझ गए हैं कि मैकेनिकल एनर्जी है ना वो कंजर्व रहती है, एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसी की बात हम करेंगे। लेकिन कन्वर्जन आप समझ गए कि पोटेंशियल का काइनेटिक में हो जाए चाहे काइनेटिक का पोटेंशियल में हो जाए, लेकिन टोटल तो सेम ही रहेगा। अरे मेरे पास 4 लड्डू हैं, मेरे फ्रेंड के पास भी 4 लड्डू हैं, उसने अपने 4 लड्डू मुझे दे दिए, दोनों के मिला के तो 8 ही है ना, पहले भी 8 ही थे और अब भी 8 हैं। मेरे वाले 4 लड्डू में से 2 लड्डू मैंने मेरे फ्रेंड को दे दिए, 2 अपने पास रख लिए, तो उसके पास 6 हो गए, 2 मेरे पास हैं, दोनों को मिला के अब भी 8 हैं। हमारा जो टोटल लड्डू है वो क्या रहा, कंजर्व रहा। यही मैं कह रहा हूं, मैकेनिकल काइनेटिक पोटेंशियल में बदले चाहे पोटेंशियल काइनेटिक में बदले, लेकिन दोनों के ऐड से जो बनेगी सम ऑफ मैकेनिकल एंड पोटेंशियल, वो क्या है। बहुत लंबा स्पीच हो गया यार, बस हो गया। मैकेनिकल एनर्जी आप समझ चुके होंगे, आई थिंक आप समझ गए हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करने के लिए एक थ्योरम देखिए आप, मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी, मैं जो कह रहा हूं ना, जिस वीडियो में हमने बात करी थी डिटेल में काइनेटिक एनर्जी के बारे में, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं क्या कह रहा हूं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अब हम
कुछ चीज़ें यहाँ लिखना चाहेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम से कुछ चीज़ों को हम यहाँ लिखना चाहेंगे। वो चीज़ें क्या होंगी? देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि फोर्स या वर्क डन बाय, ये थोड़ा सा मार्कर है ना, एक सेकेंड इसको ठीक कर देता हूँ अभी। ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल या फिर ऑल फोर्सेज। वर्क एनर्जी थ्योरम में तो ये था ना कि जितना भी वर्क डन होगा बाय ऑल फोर्सेज, जितने भी फोर्सेज होंगे उन सभी से जितना वर्क डन होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आपको क्या बता रहा हूं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समझा रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल होगी। उसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको भी। देखना, मैंने क्या कहा? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम मैं जानता हूं कि सारे वर्क डन जितने सभी फोर्सेज से किए गए उनके थ्रू जो वो बराबर होते हैं चेंजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी के। यार फोर्स तो दो तरह के होते हैं, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देख रखा है तो आपको पता है फोर्स तो दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल। भाई कोई भी सिस्टम है, ये दो मार्कर का सिस्टम हो सकता है, दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो इंटरनल, लेकिन मैंने कोई बाहर से आए इस मार्कर को और फोर्स लगा दिया बाहर से एक्सटर्नल। तो फोर्स या तो इंटरनल हो सकते हैं और या फिर एक्सटर्नल हो सकते हैं। तो यहां पे राइट डाउन मैं कर देता हूं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये बराबर होना चाहिए किसके? चेंजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी के। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यार ये जो इंटरनल फोर्सेज है ना, ये तो दो टाइप के होते हैं। ये इंटरनल फोर्सेज है ना, ये दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो देखना पड़ेगा भाई, पिछला वीडियो जा करके, नहीं तो बात नहीं बनेगी। देखो ये इंटरनल फोर्सेज है ना, ये फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, ये जो वर्क डन है किसके थ्रू? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस दो टाइप के हैं, एक तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है वर्क डन बाय। अब इंटरनल फोर्स दो तरह के हैं, तो एक इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स और एक क्या हो गया है? इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और ये एक्सटर्नल है तो ऐसे कैसे लिख दो यहां वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इससे चेंजमेंट जो काइनेटिक एनर्जी में हुआ वो उसके बराबर होगा। मैंने कुछ अलग नहीं किया, शुरू से जो चल रहा है वो ही करते आ रहा हूं। यार अब बात समझ लेना कि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या है। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जो कभी भी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते। एक बात ध्यान रख लेना, कभी भी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जो रास्ते पे बिलोंग नहीं करते, वो केवल इनिशियल पोजीशन, ये मान लो इनिशियल यहां से चलना शुरू किया और यहां पे चलना, यहां पे खत्म हो गई जर्नी फाइनल। तो ये केवल रास्ते पे, किस रास्ते से तुम होते हुए फोर्स लगाते हुए आए इस पे डिपेंड करते ही नहीं है। ये केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला बता दो यार, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता? फोर्स, तुमने कितना फोर्स लगाया? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, रास्ते पे डिपेंड नहीं करते किधर से होके फोर्स लगा। ठीक है, और इनके थ्रू किया गया वर्क डन जीरो होता है अगर क्या हो जाए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। इसके एग्जांपल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में नहीं आई बात? ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। वैसे तो लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है। अर्थ और मून दोनों एक सिस्टम है। बाहर से कोई मून पे आके फोर्स लगाए उसकी बात नहीं कर रहा मैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहा मैं। अर्थ और मून दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। अरे आप और वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपका अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है, बाहर से कोई आके आपको कुछ नहीं कह रहा। समझ पा रहे हो? आप लोगों में झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, ये आपका इंटरनल मैटर है, बाहर से आके किसी ने आपको कुछ नहीं कहा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही अर्थ और मून का इंटरनल मैटर है, बाहर से कोई आया नहीं कुछ कहने के लिए। ठीक है, तो जैसे अर्थ
यहाँ से स्टार्ट कर, यानी मून यहाँ से स्टार्ट करता है रोटेट करना, ये अर्थ है। मून रोटेट करके वापस यहाँ आ जाता है, वर्क डन 0 है। इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन 0 है। ये कोई काम कर ही नहीं रहे, ये कोई काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज की वजह से अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए ना, नहीं तो क्या होता है, इतने दिन में तो ये काम करते करते फोर्स बेचारा थक जाता और बाद में क्या होता, ये मून बेचारा नीचे चला जाता, गिर जाता, अर्थ थोड़ी पकड़ के रख पाते इसको। पर ये कोई काम कर ही नहीं रहे देखा जाए तो। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, इंटरनल इनके अंदर का मामला है, दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं हमें मतलब नहीं, पर इनकी वजह से जो वर्क डन है वो 0 है। कंजर्वेटिव फोर्स वही होते हैं जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, वो केवल काइनेटिक को पोटेंशियल में चेंज करते हैं, वो केवल काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदलते हैं, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते नहीं है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो देखो इंटरनल लगने वाले फोर्स दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, समझ पा रहे हो, एक दूसरे हो जाते हैं इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जो रास्ते पे डिपेंड करते हों, जो रास्ते पे डिपेंड करते हों। ये तो पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहे ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पे बस डिपेंड कर रहे हैं, जो हीट एनर्जी को भी प्रोड्यूस करते हों। जैसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट चलने लग रहा है एक सरफेस पे, दो इन दोनों का बीच का एक सिस्टम है और इसके बीच में फ्लोर हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब फ्रिक्शन की वजह से बताओ हीट जनरेट, ये बात को ध्यान से समझना, अब डाउट नहीं रहेगा आपका। देखना ये फ्लोर है, ये फर्श है, ये फर्श पे कोई ऑब्जेक्ट है वो चलने लग रहा है, फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट है ना वो ऐसे चलने लग रहा है, दिख रहा है, ये चलने लग रहा है। ये फर्श का और इस ऑब्जेक्ट का अंदर का मामला है, हमें नहीं पता। ये दोनों के इनके दोनों के बीच अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इंटरनल फोर्स है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है ना, ये क्या है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट की सरफेस गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। पर ये जो होते हैं ना इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इनसे ऐसा नहीं होता है। लास्ट वीडियो जाके देख लो, पूरी कहानी अगर समझनी है ये फोर्सेज के बारे में तो देख लेना। पर इंटरनल एक्सटर्नल आपको समझ आ गया होगा, कोई एक सिस्टम है जैसे फ्लोर और ये दोनों का अंदरूनी मामला है। बाहर से अगर मैं इस पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ, इसको धक्का दे रहा हूँ तो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन इनकी दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो इंटरनल है। जैसे नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सब ठीक है। अब बात आगे आती है कि भाई जो वर्क डन है वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो लास्ट वीडियो में जाना पड़ेगा हमें। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद करो, लास्ट वीडियो में पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ये बराबर होता है। तो मैं अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो माइनस यहाँ लगा दो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि, या क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा हूँ यू से, लास्ट वीडियो में कर दिया था ना। तो देखो इसकी वैल्यू मैंने ये निकाल ली है यहाँ से, ठीक है, माइनस इधर आ गया बस, और क्या वैल्यू निकालनी थी, प्लस इसको ऐसे का ऐसा लिख दो, प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये बराबर है किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। मुझे नहीं लगता इससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, है ना। तो देखो ये जो है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं उधर ले जाऊँ तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास, इसको उठा के इधर ले आए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अरे यार क्या हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो यू को उठा के इधर ले आया तो प्लस आ गया बीच में, माइनस का क्या हो गया प्लस। अरे यार ये कुछ देखा देखा लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये मैकेनिकल एनर्जी होती है? मजा आ गया यार। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो इसके आगे देखो इधर लिखूंगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू अब आ जाएगी चेंज इन, देखो इसको लिखते हैं तो वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हो जाता है किसके, ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया। तो मैं इसको लिख दूं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, इसको लिख सकते हैं ना चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के, तो इसी की तो मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर आ गया।
आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि अगर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ, जैसा कि यहाँ पे देखो लिखा गया है चेंज इन मैकेनिकल, ये क्या है, ये है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। लिख देता हूं यहां चेंज इन मैकेनिकल, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैकेनिकल एनर्जी में कोई भी चेंजमेंट हुआ तो दो ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, दो जने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला कौन है, पहला इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक तो वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई भी सिस्टम हो ना, उसमें किसी ने आपको बोला कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बता, तो तुम कहना एक तो वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसी के बराबर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है। इसमें आपको कोई डाउट इस बात से नहीं होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अरे कंजर्वेशन का मतलब सर आप तो कह रहे हो चेंज वेंज हो गया है, आप तो कह रहे थे कंजर्व करके बताओगे। अब देख लो, अगर इन दोनों के थ्रू किया गया वर्क डन जीरो हो जाए, सपोज दैट वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये जीरो हो, मैं ये नहीं कह रहा ये फोर्स जीरो हो, मैं कह रहा हूं वर्क डन कई केसेज में जीरो होता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, लग रहा हो कुछ और हो रहा हो, कई चीजें हो सकती हैं। तो अगर इसके थ्रू किया गया वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो जो चेंजमेंट आएगा मैकेनिकल एनर्जी के अंदर वो भी आएगा जीरो। कर तो दिया। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसका मतलब नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में को अगर आप चाहते हैं ना कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहे, तो इसका रूल ये कहता है कि अगर वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक सिस्टम है, दो मार्कर का सिस्टम है, बाहर से एक तो किसी ने फोर्स लगाया, दोनों के इंटरनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो काम कर रहा है, इन दोनों का के थ्रू किया गया वर्क डन अगर इस सिस्टम पे जीरो है ना, तो फिर जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आएगा वो भी जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड। यहाँ पे हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। पर ये शर्त है, ये कंडीशन है, इसको आप नकार नहीं सकते। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके एप्लीकेशंस आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि हम बोलते हैं कि भाई आपको फॉर्मूला पता चल गया, a² + b² = 2ab, ठीक है, मतलब a² + b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, आप सब्जी वाले के पास गए और फॉर्मूला बोल रहे हो ला 1 किलो सब्जी दे, अरे नहीं देगा। तो ये जो सीखा इसका यूज कहाँ करें, क्वेश्चन करने हैं नीट के, कैसे करेंगे देखो, अब एप्लीकेशंस ऑफ इसकी बात करेंगे अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने अभी कैमरे में देखा आपको नीचे वाली एक लाइन नहीं नज़र आ रही है, तो मैं इस एक लाइन को यहाँ लिख रहा हूँ। ये कंसेप्ट यहाँ तक कंप्लीट है, मैं इस एक लाइन को इधर लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस इधर लिखा हुआ है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और प्लस मैंने लिखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये लिखा है मैंने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यू से इंडिकेट किया है, तो यहाँ पे लिखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। क्योंकि ये मैं उधर ले गया था तो मेरे पास ये देखो दोनों तो इधर बच गए, और इसको मैं उधर ले गया था तो ये प्लस ये मेरे पास आ चुका है, और इसके बाद ये दोनों किसके बराबर होते हैं, मैकेनिकल के, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ यूज करें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, देखते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्पीड विद विच ए स्टोन हिट्स द ग्राउंड। एक स्टोन है वो ग्राउंड पे हिट करता है, अच्छा, व्हेन इज थ्रोवन फ्रॉम हाइट h विद एंगल थीटा। तो सिचुएशन ऐसी है, सबसे पहले आप सिचुएशन को क्रिएट करिए, जो सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दी गई है उसको आप क्रिएट करिए। देखो ये हमारी एक सरफेस है, ठीक है, इससे h हाइट पर क्या बोला कि एक स्टोन को ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड हो गया जी, इस ग्राउंड से h हाइट पे, ये ग्राउंड से h हाइट पे, ये हो गया हमारा h, ग्राउंड से h हाइट पे से एक स्टोन को फेंका जा रहा है, ये हमारा एक स्टोन है,
इसको नीचे की तरफ फेंका गया या थीटा एंगल पे फेंका जा रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से फेंका गया और ये पत्थर आके गिरेगा नीचे, ऐसे गिरा, ये पत्थर आके नीचे गिरा, इसको यहां से थीटा एंगल पे फेंका गया है, ऐसा कहना है क्वेश्चन का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जैसा कह रहा है अपने को तो मानना है, ठीक। तो थीटा एंगल पे इसको फेंका गया है और ये थीटा एंगल बन रहा है जहां से इसको फेंका। तो फाइंड द स्पीड विद विच ए स्टोन हिट्स द ग्राउंड। ये स्टोन जब नीचे गिरेगा ना तब इसकी स्पीड बताओ तुम। व्हेन थ्रोवन फ्रॉम द हाइट h, जब इसको h हाइट से फेंका गया है विद एंगल थीटा। सिंपल सी बात है। इस स्टोन का मास हमें अवेलेबल नहीं है, m मान लो, माना इस स्टोन का मास है वो m है और इसको u वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी को मान लो u वेलोसिटी के साथ फेंका गया है और यहां आने के बाद, ये टकराने के बाद नहीं, टकराने के बाद तो रुक ही जाएगा, टकराने जब जिस स्पीड से टकराया वो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो उसको मान लो आप v, ये आपको पूछी जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम यूज करेंगे किसका, हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसी का यूज करना अपने को क्वेश्चंस के अंदर, उसी से तो क्वेश्चन करने अपने को कि कैसे करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब हो सकती है, मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर इन दोनों का वर्क डन 0 हो तो ऐसी सिचुएशन में चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अपने आप ही 0 हो जाता है। यही तो है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ला, यही तो कहता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही कहता है, इसी का यूज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। देखो इस पे, इस स्टोन पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं मुझे तो ये बता दो। एक तो इसका मास m है तो ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स इस पे काम कर रहा होगा, तो नीचे की तरफ इस पे एक फोर्स वर्क कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, वो कर रहा है mg तो कर ही रहा होगा, यहां भी mg वर्क करेगा, यहां भी mg वर्क करेगा, यहां भी mg वर्क करेगा, लेकिन mg को इंटरनल फोर्स मान लिया जाता है, इसको इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स मान लिया जाता है। और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स तो किसके बराबर होते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू, अरे वर्क डन बाय मैकेनिकल एनर्जी, उसके वर्क डन, यार क्या बोल रहा हूं मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसको कभी भी आपको इंक्लूड इसमें करना नहीं। दूसरा कोई फोर्स काम कर ही नहीं रहा, दूसरा कोई एयर का कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ऐसे मान लो, या जब गिर रहा है ना तो एयर का कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा, ऐसे मान लो, तो कोई फोर्स बाकी काम नहीं कर रहा, तो कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से वर्क डन अपने आप 0 हो गया। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं हमने, बस इसको फेंक दिया वहां से, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं है, तो इसका मतलब वो कोई एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, चेंजमेंट इन मैकेनिकल एनर्जी 0 है, तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी काम करेगा। यहां पे अपन ले सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है वो इक्वल होगी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के, और मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। अब चीजें क्लियर होती जाएंगी आपकी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा किसके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। सही लिखा मैंने। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको अपने को देखना है। तो देखो अगर यहां से जब इसको फेंका गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh होगी। h हाइट पे है, मास इसका m है और g ग्रेविटी इसकी लगी रही है, तो mg की वजह से जो वर्क होगा वो हो जाएगा mgh। और इसको मान लेते हैं, हमारे ग्राउंड को मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानना पड़ता है। लास्ट वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट था यार। इसके ऊपर जो भी होंगी एनर्जी पॉजिटिव होगी, इसके नीचे जो भी होगी नेगेटिव होगी। तो हाइट h हाइट पे है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगी, तो mgh ले लिया। अच्छा, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जब आपने इसको फेंका था तो किस वेलोसिटी से फेंका था? आपने इसको फ्री फॉल नहीं किया, फ्री फॉल में तो काइनेटिक 0 हो जाती है, पर आपने ऐसा किया नहीं, आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका। आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, और वेलोसिटी u है तो u का स्क्वायर।
हाफ एम यू स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यू एफ का मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे आके तो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया, रेफरेंस पॉइंट है हमारा, सारी पोटेंशियल किस में बदल गई होगी, काइनेटिक में बदल गई होगी, तो इसका मतलब जीरो, और प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला लगा दो, हाफ एम, और वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v का स्क्वायर। ये m को कैंसिल आउट करना है, हाँ सही बात है, ये तो करना ही था, ठीक है। तो यहाँ पे यार क्या कर दिया मैंने, देखो m है, ये है हमारा m से m को कैंसिल आउट कर दो, इधर भी m है और इधर भी m है, तो हमारा m से m हो जाएगा कैंसिल आउट, m से m गया, क्या बच गया, देखो ये m भी चला जाएगा, इसमें भी m है, इन दोनों में m है, तो m बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या बच गया, देखो यहाँ से बचा v स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2gh प्लस 2u स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, u स्क्वायर, और इक्वल्स टू, जीरो तो जीरो है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। तो ये तो यार कुछ देखा देखा लग रहा है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अरे यार ये कोई इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के लिए, वही तो आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इससे आपकी स्पीड आ जाएगी। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाए किस वेलोसिटी से फेंका है, आपको ग्रेविटेशन तो पता ही होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट आपको बताएगा कि कितनी हाइट से फेंक रहे हो। एक बात देखिए, आपने जिस एंगल थीटा से आपने फेंका, इस पे कुछ डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड, इस पे कोई डिपेंड ही नहीं करता, इस पे कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा, थीटा पे कुछ डिपेंड कर ही नहीं रहा। आपने अगर इसको नीचे की तरफ ऐसे फेंक दिया होता, कितना भी थीटा होता, चाहे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, जितने भी थीटा पे फेंका होता, ये वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जो है, मतलब जो इसकी स्पीड है, ये डिपेंड करती नहीं है एंगल पे। मतलब आपके पास एक स्टोन है ना, कोई बोले मैंने इतने डिग्री एंगल पे फेंका, तू एंगल छोड़ यार, तू ये बता कितनी हाइट से फेंका, हाइट हमारे पास है, रखो, बोले तू ये बता कि कितनी स्पीड से फेंका, तू छोड़ ये क्या ये बकवास कर रहा है, कितने डिग्री एंगल थीटा पे फेंका, थीटा पे चीजें डिपेंड करती ही नहीं है। और ये हमारा जो लॉ है, हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर लिया है, और आंसर हमारा आ चुका है। ऐसे यूज करेंगे इसको, और करते हैं, ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था, दूसरे की बात करेंगे, स्क्रीनशॉट लो। एक और देखो, बहुत एक शानदार क्वेश्चन उठाया आपके लिए, और इसके अंदर आप कैसे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल्स व्हेन m कम्स आउट फ्रॉम द पाइप। ये क्वेश्चन के अंदर देखो, ये जो बॉल है ना, ये है हमारी m, ठीक है, और ये जो बॉल है इसका मास है हमारा 2m। इस बॉल का मास है वो क्या है, m है, और ये दूसरी बॉल का मास है वो 2m है, और इन दोनों बॉल को एक धागे से बांधा गया है, कुछ इस तरह से। इन दोनों बाल को एक धागे से, एक स्ट्रिंग से बांधा गया है, और ये रेडियस आपको r नजर आ ही रही होगी, डिस्टेंस r है, ये वाली डिस्टेंस भी r है, और एक पाइप है, ये इस पाइप के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। एक ये बाल है, ये एक बाल हो गई आपकी जिसका मास m है, ये दूसरी एक बाल हो गई जिसका मास 2m है, और इसको एक धागे से बांधा गया है, और इसको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो सरफेस है ये कैसी है, स्मूथ, ये जो सरफेस है ना ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ तो तभी लग सकता है कि जब इसके ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हों, उनकी वजह से वर्क डन जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स कोई देखो, पहले इस पे देखो कितने फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो लग रहा होगा mg तो लग रहा है, पर mg की टेंशन नहीं है, उसको कभी काउंट करते नहीं है इस चीज के अंदर, क्योंकि mg तो फिर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाता है ना, तो उसकी दिक्कत नहीं है। आपको क्या देखना है कि जो वर्क डन बाय इनिशियल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तभी आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रह पाएगी, कंजर्व रह पाएगी। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो होना चाहिए, और ये चेंज इन मैकेनिकल के बराबर होता है। अरे ऐसे तो होता है यार, कितनी बार बताएंगे आपको, अब
है ना, ये जीरो होने चाहिए ये दोनों। तो ये तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो कोई काम कर नहीं रहा है। इस सरफेस की वजह से फ्रिक्शन लगेगा नहीं, ये बाल अगर यहाँ घिसटते आए भी तो इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक, अगर ये जो बाल है इसके ऊपर mg लग रहा है, mg को काउंट नहीं करना है। फिर और क्या हो सकता है, एक नॉर्मल फोर्स, ये जब ये बाल यहाँ पे घिसटते हुए आएगी तो इस सरफेस की वजह से इस पे एक नॉर्मल फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ, पर वो नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली वर्क करेगा। अरे यार ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे, अरे ये वही सिचुएशन नहीं होगी क्या, कोई अपने सर पे रख के कुछ ले जा रहा है ऐसे, ये वो सिचुएशन होगी ना यार, कि सर पे रख के कुछ ले जाने लग रहा है और उसका वर्क डन कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कोस थीटा, थीटा क्या हो गया, देखो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, मोशन इधर हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, तो नॉर्मल फोर्स जितना वर्क डन करेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ, एक रस्सी की वजह से टेंशन फोर्स जरूर लगेगा यहाँ, तो इधर भी टेंशन लगेगा। टेंशन फोर्स कैसे लगता है, छतरी खोल दो, जहां से लग रहा है वहां बैठ के छतरी को ओपन कर दो, टेंशन फोर्स लगेगा, पर टेंशन फोर्स की वजह से भी वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि दोनों एक सिस्टम है, ये वाली बाल और ये वाली बाल दोनों एक सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर की बात है, कौन किस पे क्या फोर्स लगा रहा है। तो नेट वर्क डन आएगा ना, जो नेट फोर्स आएगा, नेट टेंशन फोर्स, वो जीरो ही आएगा, क्योंकि ये भी इस पे टेंशन फोर्स लगाएगा, उतना ही टेंशन फोर्स वो इस पे लगा देगा, तो दोनों का जो नेट टेंशन फोर्स आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होकर के, और ये जीरो आएगा। तो यहाँ टोटल अगर देखा जाए तो पहला एक फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा है, mg, एक फोर्स जो लग रहा है mg, पर इसका जो है, इसके थ्रू जो वर्क डन है उसको हम काउंट नहीं करते, पहला। दूसरा एक टेंशन फोर्स काम कर रहा है, टेंशन फोर्स, पर टेंशन फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, उसकी टेंशन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, इसको ऐसे लिखता हूं, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, ये जीरो हो जाएगा। और तीसरा mg तो बता दिया ना यार, और क्या बच गया, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन तो वैसे ही जीरो कह रहा है, स्मूथ ये सरफेस है, पाइप के अंदर की सरफेस स्मूथ है, तो बॉल घिसटते आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो। तीसरा जो फोर्स काम कर रहा है वो एक हो जाएगा यार, तीसरा मैंने क्या बताया था आपको, mg था, नॉर्मल फोर्स। तो जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स की वजह से यानी n की वजह से जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, क्या कर रहा हूं यार, सॉरी, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो है, बॉल ऐसे जा रही होगी, नॉर्मल यहाँ सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा होगा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं अपने आप में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पहला हमारा करेक्ट हो गया, दूसरा भी करेक्ट हो गया और तीसरा भी करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बेहिचक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करेंगे। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होगी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के, लिख दो फटाफट। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी किसके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। यही तो है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी अरे फाइनल। देखो अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कहीं ना कहीं तो जीरो मानना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट मानो। तो यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये जो है ये इसको हम ग्राउंड मान के चल रहे हैं एक तरीके से, और ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की पोटेंशियल, अब दो बाल हैं, इसको भूल मत जाना। तो दोनों की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बाल और प्लस सेकंड बाल, दोनों की देखनी पड़ेगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका पोटेंशियल ये r हाइट पे है, तो क्या हो जाएगी mgr, यही होगा। तो ये हो जाएगी mgr प्लस जो दूसरी बाल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी है तो जीरो है, इस पे तो हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया इसको, तो इस पे तो जीरो है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पहली बाल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसको तो छोड़ा जाएगा, इसको वहां से छोड़ा जा रहा है तो जीरो है। और दूसरी बाल की जो काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो, दोनों रेस्ट में है ना पहले, तो बाद में छोड़ा जाएगा तब की बात क्या होगी, क्या नहीं हो तो बाद में अपन देखते रहेंगे, बाद में जब नीचे आ जाएगा तब की बात तो अलग होगी। इसको जैसे ही छोड़ेंगे ना नीचे आएगा, ये देखो ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे तो आएगा। ये बाल 2m वाली बाल तो यहां पहुंच जाएगी और m वाली बाल यहां पहुंच जाएगी, 2m वाली और नीचे निकल जाएगी और m वाली यहां जाए, ऐसे तो होगा। लेकिन इनिशियल की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल टाइम पे तो क्या था, दोनों रेस्ट में थी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो।
जो यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। ये बॉल यहाँ आ चुकी है फाइनल पोजीशन में, ये वाली बॉल यहाँ आ चुकी है। जैसे आपने यहाँ से इसको काट दिया, जैसे आपने यहाँ से इसको काटा, ठीक है, कैची जबरदस्त है ना, यहाँ से आपने इसको काटा, ठीक है, काटने के बाद ये नीचे आई तो ये बॉल यहाँ पहुँच गई है और ये बॉल और नीचे जा चुकी है, 2m वाली ने और नीचे जा चुकी है। तो जब ये यहाँ पे आ गई है तो इसकी पोटेंशियल तो जीरो हो गई फाइनल। देखो इस पॉइंट पे अपन ने रेफरेंस पॉइंट मान रखा है तो इसकी पोटेंशियल तो जीरो है, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, दूसरी बॉल की पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगी। अरे पोटेंशियल एनर्जी जब रेफरेंस पॉइंट से ऊपर होती है तो पॉजिटिव, नीचे जाती है तो नेगेटिव, तो ये आप लिखोगे माइनस, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यार, mgh, इसका मास तो 2m है, तो आप लगा दो इसका मास हो गया 2m, और g और h, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, इस रस्सी के बराबर हाइट है और ये रेडियस r है। तो अगर ये पूरे सर्कल को देखा जाए तो 2 पाई r, और आधा किया जाए तो 2 पाई r बाई 2 यानी पाई r, और पाई r का चौथा हिस्सा, भाई सर्कल का चौथा हिस्सा निकाला जाए तो पाई r बाई 2 होगा कि नहीं होगा, अरे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई r बाई 2। समझ पाए ना आप, ये जो हाइट है ना ये क्या हो गई, पाई r बाई 2, ये हाइट है ना वो ये हो गई, क्योंकि ये जो रस्सी है वही तो नीचे आई है, और ये रस्सी क्या है, सर्कल का चौथा हिस्सा, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो एक सर्कल का टुकड़ा ही, सीधी सी बात है। तो अच्छा और रह गया प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो क्या हो जाएगी, हाफ, अब दोनों मोशन में है, दोनों मूव कर रहे हैं, अब वो तो अपन इस पॉइंट की मान रहे हैं लेकिन दोनों मूव कर रहे हैं। अब ये बॉल नीचे जा रही है, ये भी आ रही है, दोनों ऐसे गिरने लग रहे हैं, तो दोनों मोमेंट में तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की होगी। तो इसकी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर प्लस इसकी क्या हो जाएगी, हाफ 2mv स्क्वायर, इसका मास 2m है, तो ये हो जाएगी हाफ इंटू 2mv स्क्वायर। जो कटता है उसको काट दो, ये 2 से 2 गया, ये 2 से ये वाला 2 गया, इसमें भी m है, इसमें भी m है, और इसमें भी m है, और इसमें भी m है, ये m कट जाएगा क्योंकि सभी में है, कॉमन ले लो, इसमें से m कॉमन ले लो, इसमें तो है ही m कॉमन ही है एक तरीके से। अपने को निकालना क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल्स व्हेन m कम्स आउट फ्रॉम द पाइप। ये जब m यहाँ पहुंचेगा ना, m जब पाइप से बाहर निकलने वाला होगा तो इसकी स्पीड निकालनी थी। तो ऐसे सिचुएशन में अपने को क्या चाहिए, अपने को तो v स्क्वायर की वैल्यू v चाहिए ना रे, v चाहिए। तो v को निकालने के लिए यार नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, तो क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे इतना समझ लो, g पाई r तो ये हो गया, ये जो क्या बचा है यहाँ g पाई r, और यहाँ पे कुछ बचा है क्या, इधर यहाँ पे बचा है gr, तो gr प्लस g पाई r, और ये v स्क्वायर, ये आपका v स्क्वायर है, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई चाहो तो आप कर सकते हो, ये 2 है, ये बचा हुआ है, यहाँ पे यहाँ देख लो, ये तो हाफ v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है, हाफ v स्क्वायर और v स्क्वायर मिला के क्या ये 1.5 v स्क्वायर हो गया, अरे 1 v स्क्वायर प्लस हाफ v स्क्वायर 1.5 v स्क्वायर हो गया, मतलब 3/2 v स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ gr, ये तो यहाँ पे है, इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे बच गया g पाई r, और g पाई r के अपोन में 2 तो है नहीं, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस वो कितना हो गया 3/2 हो गया ना, अरे 1.5 कितना होता है 3/2 होता है, तो 3/2 v स्क्वायर, 3/2 v स्क्वायर। ये मत पूछना यार अभी 3/2 कैसे आ गया, अरे आधे को और एक को जोड़ा तो 1.5 हो गया, और 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3/2 v स्क्वायर। और आगे देखो यहीं पे कर रहा हूँ इसको सोल्व, अपने को v चाहिए था तो इसको इधर ले आओ, इस g पाई r को इधर ले आओ, देखो यहाँ पे ये माइनस था ना, तो ये माइनस है बीच में, ये इक्वल्स टू क्या है माइनस, इसको इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका gr प्लस gr, और ये उठा के इधर आ गया तो प्लस g पाई r, ठीक है, और ये क्या हो गया 3/2 v स्क्वायर, तो ये 2/3 हो जाएगा, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ना, अपोन में 2/3, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं 2/3, ये 2/3 चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, बात एक ही है। और अपने को किसका निकालना है, v स्क्वायर थोड़ी निकालना, अपने को v निकालना है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा v, तो इसका लगा देंगे स्क्वायर रूट, इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट, ये इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट।
आई होप समझ में आ गया होगा, इतने मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगी। तो अगर आपको ग्रेविटी पता हो, ग्रेविटी तो हर क्वेश्चन में पता ही होगी आपको। आर यानी रेडियस, ऐसी चीज हो आपको एक पाइप का टुकड़ा दे दिया जाए, एक बॉल को छोड़ा जाए, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं यार देखो। फिर उसके बाद आर आपको मिल जाए, ठीक है, और साथ में आपको पाई की वैल्यू तो पता होगी, तो फिर आप निकाल सकते हो स्पीड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां तक आपको दिख भी रहा है, ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चों वाला खेल था, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट अब इसको। कई बार देखो स्प्रिंग कंप्रेशन के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये जितने यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं ये सब क्या है, कंसेप्ट है, ये एक बेसिकली बेस है कि ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आ जाता है तो कैसे आपको करना पड़ेगा। तो जब स्प्रिंग के क्वेश्चन आपको दे, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग बाय ब्लॉक, एक ब्लॉक है जिसका मास है m और इस ब्लॉक को यहां से छोड़ा जा रहा है, एक ब्लॉक को यहां से छोड़ा, अब जरूरी नहीं कि ऐसा क्या सेम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, इसके अंदर कोई भी इसका मास चेंज करके दे सकता है ब्लॉक का, ठीक है, मास चेंज करके दे देगा, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको अलग दे देगा, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ क्या है, कंसेप्ट है और ये सेम होना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना, ये कंसेप्ट ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसी हिसाब से क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली क्या है देखो, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग बाय ब्लॉक, ये ब्लॉक है, एक m मास का ब्लॉक है, ये आया ऐसे और इस स्प्रिंग से टकराता है, ये आपकी स्प्रिंग है, ये जो देख पा रहे हो ये क्या है, एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग से टकरा जाता है। तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ, ये जब ब्लॉक आके इससे टकराया ना तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ। साथ ही आपसे कह रहा है कि यहां पे फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा, ये जो आपकी सरफेस है ये कैसी है, स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, ये जो हाइट है जहां से आप इस ब्लॉक को छोड़ रहे हो ये हाइट आपको दे दी गई है h, ये हाइट आपको h दे दी गई कि h हाइट से आपने m मास के ब्लॉक को छोड़ा, ये लो छोड़ दिया, स्मूथ सरफेस है और स्प्रिंग पे जाके टकराया, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन, अब स्प्रिंग कंप्रेस तो इसको करेगी, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आया, मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हुआ x, तो इसको मान लो x मैक्स, ठीक है। तो ये ब्लॉक आया और यहां पे आके टकरा गया, ये ब्लॉक आया, ये ब्लॉक यहां मूव करते करते आया और यहां पे आके टकरा गया और इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, और कितना कंप्रेस किया, x डिस्टेंस इसने कंप्रेस कर दिया। इसको निकालना अपने को कि अगर आपसे पूछता है कि कंप्रेशन कितना आएगा, मतलब कंप्रेस कितना किया, तो इसको निकालना है, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस पे फोर्स देखो कौन कौन से लग रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तभी हो सकती है जब आपके एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वर्क डन बाय वो जीरो हो जाना चाहिए। अब तक आप समझ चुके हैं उस कंसेप्ट को, तो उसी के एप्लीकेशन चल रहे हैं, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं मैकेनिकल एनर्जी पे, वही बता रहा हूं आपको। तो ये जो ब्लॉक है जब ये आ रहा होगा तो इस पे एक मास mg तो लगेगा, पहला इस पे जो एक वर्क डन यानी जो लग गया एक फोर्स वो mg है, लेकिन mg के बारे में हमको चिंता नहीं करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, mg टेंशन मत लो। दूसरा एक नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा इस सरफेस की वजह से, पर वही परपेंडिकुलर वाला खेल है, नॉर्मल जैसे ब्लॉक यहाँ पे है, जैसे ब्लॉक यहाँ पे है तो नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है इस पे नॉर्मल फोर्स, पर कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है, मोशन ऐसे हो रहा है, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से दूसरा फोर्स क्या लग गया, नॉर्मल फोर्स लग गया, लेकिन नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स वो जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो लगने का मतलब ही नहीं बनता, फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। और कोई फोर्सेज यहाँ मुझे दिख नहीं रहे कि जो लग रहे होंगे, तो इसको अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा। तो इसलिए हमारा जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है वो काम करेगा। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और इनिशियल में क्या होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही है हमारी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, ये इनिशियल मैकेनिकल, ये फाइनल मैकेनिकल, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। देखो यहां से ब्लॉक गिरने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें गिरने दो, लेकिन इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस पे इसको मानो रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट मानो, और इस पॉइंट पे मान लो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। अरे ऑब्जेक्ट को तुम छोड़ रहे हो यार, ग्राउंड है ना वो, इसको रेफरेंस मान रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर h हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होनी है, ऊपर h हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखो, कितना हो गया mgh, कोई दिक्कत नहीं है।
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है अभी फिलहाल तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई है, काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल्स टू, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां के पोटेंशियल तो 0 हो जाती है क्योंकि रुक गया ना ऑब्जेक्ट, सारी पावर खत्म, यहां पावर थी, आ सकता था, पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल टू मूव, इट हैव पोटेंशियल टू मूव, अब नहीं है ना। तो ये हो गया पोटेंशियल। वो बोलते ना कि जब कई बार बच्चा जोश में होता है ना, बड़ा जोश में होता है, तो क्या बोलेगा कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी इसका वो हाल है, ये पोटेंशियल है इसके अंदर, ये कर सकता है, ठीक है। थोड़ा शादी वादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद क्या बोलता है, आप पूछो तुम क्या कर दोगे, अरे यार क्या कर पाएंगे, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, वैसे शादी होने से ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन देखिए आप, ये मास है इसके पास, अभी पोटेंशियल, बोले ये कर देंगे, वो कर देंगे, पोटेंशियल है, बाद में फाइनल पोटेंशियल यहाँ पहुंच गए, बोले कर दिया जो करना था, स्प्रिंग को कंप्रेस करना था, कर तो दी, अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये हो गया इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए क्या होगा, हाफ mv², और यही तो होगा हाफ mv² होना पड़ेगा। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी, एक बात बताओ, ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या स्प्रिंग एनर्जी में चेंज नहीं हो गई? क्या ये काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी में, अरे इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तो स्प्रिंग में चेंजमेंट आया। इस काइनेटिक, ये जब चल के आ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, पर ये काइनेटिक एनर्जी सारी इसने स्प्रिंग को दे दी। तो जो स्प्रिंग एनर्जी है, अभी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी उसके बराबर, और स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला यार होता है हाफ kx², और kx को हमने लिया है मैक्सिमम, kx², स्प्रिंग का कांस्टेंट मान लिया हमने k है, ठीक है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट हमने k मान लिया है, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट k और kx² मैक्सिमम, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं ऐसा कैसे आता है, हमने जब वहां पे पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी लास्ट वीडियो में, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताया था और स्प्रिंग पोटेंशियल भी बताया था। देखो अब यहां से हम x², हमें तो ये x निकालना है ना कि मैक्सिमम कंप्रेशन x के बराबर है, ये x ही निकालना चाहते हैं कि कितना कंप्रेस हुआ, ठीक है। पहले स्प्रिंग मान लो 5 मीटर की थी, तो कंप्रेस करके 4 मीटर कर दिया कि 2 मीटर कर दिया, कंप्रेशन कितना हुआ, है ना, वो देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे कंप्रेशन, यानी x² निकालना है, तो क्या x² मैक्सिमम इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं, इसको 2 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 2mgh, ये हो जाएगा 2mgh, और k अपोन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा k अपोन में आ गया, और x² है तो इसका स्क्वायर हटा दो और यहाँ पे लगा दो स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2mgh/k, x मैक्सिमम, ये फॉर्मूला है। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन देता है क्वेश्चन में और ब्लॉक का मास दे देता है तो यहाँ रख देना, ग्रेविटी मिल जाएगी, या तो 10 रख लेना या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच हाइट आपको दे ही देगा कितनी हाइट से छोड़ा हुआ है, ऐसा कंसेप्ट अगर आपको मिल जाता है, फॉर्मूला लगाओ, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको मिल जाएगा, तो आप मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल सकते हो। लेकिन कंसेप्ट आता है तो सारी चीजें कर पाओगे, नहीं आता तो कुछ नहीं कर पाओगे। यहां भी जो कंसेप्ट यूज हुआ वो कौन सा हुआ, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन भी कौन से कंसेप्ट का है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला कंसेप्ट आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये समझ के जाना, यहां से बड़ी अच्छे से समझाने वाला हूं, ध्यान रखना इस बात का। वर्टिकल सर्कुलेशन मोशन कैसे, वर्टिकल मतलब पहले तो सर्कुलर मोशन तो जानते हो ना आप, कोई एक मेरे पास एक धागा बांध के मैंने कुछ रखा हुआ है, देखो ये है मेरे पास कुछ भी है, और इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, सपोज दैट ये स्ट्रिंग को और छोटा कर लेते हैं, इसको मैं अगर रोटेट करता हूं, देखो इसको अगर मैं रोटेट करता हूं ऐसे, ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, इस सर्कुलर पाथ को ऐसे खड़ा कर दूं वर्टिकल, ये सर्कुलर ट्रैक था मेरे पास, ये सर्कुलर ट्रैक मैंने बनाया हुआ था, इस ट्रैक को मैंने ऐसे खड़ा कर दिया। वो रेलगाड़ी देखी है तुमने, वो रेलगाड़ी ऐसे घूम घूम के जाती है ना, पहले मतलब ऐसे आती है सीधी, अरे यार देखा होगा तुमने, रेलगाड़ी ऐसे आती है सीधी सीधी आती है, फिर ऐसे घूम के ऐसे आती है और फिर बाद में उतर के ऐसे चली जाती है, देखा होगा। अरे यार ऐसा सा एक ट्रैक नहीं देखा आपने, रेलगाड़ी ऐसे आ रही है छुक 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 करती हुई, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाती है, फिर घूम के ऐसे वापस चली जाती है, देखा ऐसे, अरे देखा होगा ऐसा ट्रैक, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और बहुत डिटेल में समझने वाले हैं इसको, और बहुत इजीएस्ट वे के अंदर समझेंगे, है ना। तो उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, वर्टिकल सर्कुलर
मोशन। क्या होगा देखो, इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक पेंडुलम का, ठीक है, और वो हमें चाहिएगा ज़रूर, हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे कोई भी एक सरफेस है हमारे पास, और जहाँ हमने एक स्ट्रिंग है और इससे हमने एक पेंडुलम को बांधा हुआ है, ये हमारा पेंडुलम है। अब इस पेंडुलम को मैं थोड़ा सा ऐसे पकड़ के छोड़ दिया हमने, ठीक है, ये हमारा पेंडुलम है, इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के छोड़ दिया तो क्या करेगा, ऑस्किलेशन करेगा, ऑस्किलेशन करेगा। थोड़ा सा मैंने और छोड़ दिया, और उठा के छोड़ दिया तो और ऑस्किलेशन करेगा। थोड़ा सा मैंने और उठा के छोड़ दिया तो और ऑस्किलेशन करेगा। लेकिन ये मैक्सिमम ऑस्किलेशन कहाँ तक कर सकता है, कि मतलब कितना भी उसको उठा के छोड़ दो तो ऑस्किलेशन करेगा, ये करेगा क्या? ऐसा नहीं है। अगर आपने इसको थोड़ी सी डिस्टेंस से उठा के छोड़ा ना, ऐसे आपने थोड़ी सी डिस्टेंस से यहाँ तक छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक छोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक छोड़ा, यहाँ तक छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर तुमने यहाँ तक इसको छोड़ा ना उठा करके, तो ये आराम से ऑस्किलेशन कर लेगा और ये वापस आएगा अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन तक। और ऑस्किलेशन का मतलब तो तुम समझते होगे यार, पेंडुलम तो ऐसे ही काम करता है ना, ऑस्किलेटरी मोशन। एक बार इधर गया, एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो इस मीन पोजीशन से तुम इसको जितना खींचोगे, ठीक है, ये आपकी रस्सी मान लो, यहाँ आपने पहले यहाँ रस्सी थी, फिर यहाँ रस्सी थी, फिर आपने यहाँ लिया, इतना इसको उठाया, इससे ऊपर अगर आप कर दोगे तो ये ऑस्किलेशन नहीं करेगा। प्रैक्टिकल देखोगे, दिखाता हूँ। देखो ये हमारे पास बाल है, देखो ये हमारे पास बाल है, क्या समझ रहे हैं? वर्टिकल सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन को तुमने क्या कर दिया? वर्टिकल कर दिया है। ये देखो पेंडुलम है, मैंने इसको इतना इतना किया, ये देखो ऑस्किलेशन कर रहा है। अच्छा चलो, मैंने यहाँ तक छोड़ा, देखो ऑस्किलेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके छोड़ा, यहाँ बराबर तक, अब भी ऑस्किलेशन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाके छोड़ा, यहाँ ले जाके छोड़ा, देखना इस बार, देखना क्या होता है। मैंने इसको यहाँ ले जाके छोड़ा, क्या अब ऑस्किलेशन करेगा? लगता है आपको ऑस्किलेशन करेगा? देखना क्या किया, सीधा गिर गया। क्या किया देखना, अभी देखना, सीधा गिर गया। देखना रस्सी को पूरा टाइट खींच के रखा है, सीधा गिर गया। देख पा रहे हो? यहां तक जब छोड़ोगे ना, यहां तक, बिल्कुल यहां तक छोड़ोगे, ऑस्किलेशन करेगा, यहां तक ऑस्किलेशन करेगा, ठीक है। इतना छोड़ोगे, ऑस्किलेशन करेगा। यहां तक मैक्सिमम इस हाइट तक, इस साइड तक लाके छोड़ दो, ऑस्किलेशन करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर ले गए ना इससे, सीधा गिरेगा, सीधा गिरेगा। ये चीज समझ लो ध्यान से। मतलब इसकी यहां से ऑस्किलेशन करने के, आप ध्यान से समझ लेना, ट्रेन रोटेट करके आती है, ट्रेन ऐसे जाती है सीधी, ठीक है। अगर ट्रेन को तुमने इतनी वेलोसिटी दी, तुमने यहां से इतना फोर्स लगाया कि वो यहां तक ही जा सकती है, तो क्या करेगी? ट्रेन वापस आ जाएगी, ट्रेन वापस आ जाएगी। तुमने ट्रेन को इतना फोर्स दिया, यहां से इतनी इतनी स्पीड से उसको ऊपर की तरफ फेंका, जिससे क्या हुआ कि ट्रेन ऐसे घूम के वापस आ गई। और मान लो कि उसके पास इतनी स्पीड नहीं हुई, तो वापस से धड़ाम ऐसे गिरेगी। देख पा रहे हो? ऐसे जाएगी और ऐसे गिरेगी। मतलब ट्रेन में जो बैठा होगा नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बिल्कुल स्मूथली आ जाएगा। यहां तक चली जाएगी तो ठीक, चलो वापस उतर के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहां तक चली गई, रुक गई बीच में रास्ते में, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। या तो ट्रेन यहां तक ही जानी चाहिए, फिर ट्रेन वापस ऐसे उतर के आ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रेन इससे ऊपर चली गई और अगर अब रुक गई, ये उल्टी आएगी। ओके, पहले बता दिया। हाँ, और पूरा अगर इसको रोटेट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब इसके रास्ते समझ लेना, ये कंसेप्ट को समझना कि अगर ऑस्किलेशन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्पीड कितनी चाहिए, ठीक है। रस्सी की लेंथ पे डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, और इस पे, इसके मास पे डिपेंड करती हैं। और अगर आप चाहते हो कि ये पूरा रोटेशन ऐसे हो, ऐसे रोटेशन हो, इसको बोलते हैं वर्टिकल। मतलब ये ऐसे वर्टिकल नहीं है, अभी तो क्या है, ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर इसी मोशन को ऐसे कर दिया जाए ना, ऐसे कर दिया जाए, अब ये क्या है, वर्टिकल। यार फिर से वर्टिकल नहीं रहता है, ठीक है। ये मतलब ऐसे घूमे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, वो पाथ जो हमारा था ना सर्कुलर, ये जो पाथ हमारा ऐसे सर्कुलर था, मैंने इस पाथ को ऐसे कर दिया है, वर्टिकल कर दिया। तो वर्टिकल सर्कुलेटरी मोशन, मतलब अब ऐसे होगा, ऐसे होगा। छोड़ो, अभी इसको कंसेप्ट को समझते हैं ना। देखो ये बात ध्यान से समझ लेना। अब इस टाइम पे टेंशन फोर्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। टेंशन फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। टेंशन फोर्स, रस्सी में टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। टेंशन जीरो बिल्कुल खींच के होनी चाहिए रस्सी। हाँ, ऊपर की तरफ जब ये जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए मान लो यहाँ पे आ गया है, तो इस सिचुएशन में इसकी टेंशन फोर्स है, रस्सी में जो टेंशन है वो जीरो हो सकता है।
क्योंकि इसके बाद जैसे ही अभी आएगा तो रस्सी में फिर से टेंशन आ जाएगा और ये इसको मतलब अपनी तरफ पकड़ के रखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ टेंशन फोर्स जीरो हो सकता है, बाकी कहीं भी टेंशन फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये रोटेट नहीं कर पाएगा, ना ही ये ऑस्किलेशन कर पाएगा। सिंपल सिचुएशन क्या है, यहाँ से आपने कुछ जोड़ा हुआ है, ये L लेंथ की एक स्ट्रिंग जोड़ी हुई है और यहाँ पे है आपका m मास का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, पेंडुलम है, जो भी है, एक बॉब है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आप ये चाहते हैं कि ये सिर्फ क्या करे, ये सिर्फ ऑस्किलेशन करे। आप ये चाहते हैं, ये m मास है इसका, यहाँ पे भी मास m है और यहाँ पे भी m ही है। आप ये चाहते हैं कि सिर्फ क्या करे, ऑस्किलेशन करे, ठीक है। तो उसके लिए मिनिमम स्पीड क्या होगी, मतलब उसके लिए मिनिमम स्पीड क्या होगी, या मिनिमम नहीं, इसको आप मानो मैक्सिमम, इसको क्या मान लो आप, मैक्सिमम स्पीड है वो क्या होगी। मतलब इसको अपने को मैक्सिमम स्पीड यहाँ से निकालनी है कि मैक्सिमम स्पीड है वो क्या होगी, ताकि ये सिर्फ क्या करे, इस हाइट तक जाके और वापस आ जाए। हमें वो स्पीड निकालनी है भाई। यहीं पे तो खेल सारा डिपेंड करेगा। मैंने पेंडुलम को थोड़ा सा ऐसे मारा, खींच के मारा, हो सकता है ऊपर जाए और ऐसे गिर जाए वापस, मतलब यहाँ से जाए और वापस ऐसे गिर जाए, यहाँ तक जाए फिर से वापस ऐसे नीचे गिर जाए। वो नहीं चाहिए मेरे को। मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या करना चाहिए, ये सिर्फ क्या करना चाहिए, ये ऑस्किलेशन करना चाहिए, ऐसे ऑस्किलेशन करना चाहिए। तो मैं यहाँ से कितनी स्पीड दूँ, वो मैक्सिमम स्पीड क्या हो, वो मैक्सिमम स्पीड क्या हो कि ये केवल यहाँ तक जाके वापस आ जाए, इससे ऊपर ना जाए। मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ। आई होप आप m को समझ गए होंगे कि जो मतलब हमारा m है यहाँ से क्या है, और इसकी लेंथ है वो l है, और इसकी लेंथ, ये स्ट्रिंग सेम ही है तो इसकी लेंथ भी क्या हो गई है, l हो गई है। तो अब इसको हम फाइंड करना चाहते हैं और इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इसके लिए सेम वही कंसेप्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसका यूज करेंगे कि वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी कि इसके बाद अगर स्पीड बढ़ा दी तो ये ऊपर चला जाएगा और फिर ऑस्किलेशन नहीं करेगा, सीधा गिर जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड फॉर ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड फॉर ऑस्किलेशन। अगर तुमने इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाई ना, जैसे धागा बांधा था मैंने, उसको दोबारा ले सकते हैं आप चाहेंगे तो ऐसे मारेंगे, जैसे उसको ऐसे मारेंगे, ज्यादा स्पीड दे दी तो ऊपर जाएगा और वापस ऐसे गिरेगा फिर आके। हम चाहते हैं केवल ऑस्किलेशन करे, तो ज्यादा से ज्यादा स्पीड क्या होगी, तभी केवल ऑस्किलेशन करता रहेगा, वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए उसी का यूज करेंगे अपन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। देखो जब ये इस सिचुएशन में है यहां, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। इसको अपन मानते हैं हमारा रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, जीरो। अब इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है इस पॉइंट पे, इसको अपन ने क्या मान लिया, हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब यहां से ये किसी भी वेलोसिटी से आएगा, तो जब ये ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है, इस पॉइंट पे आके जीरो हो गई है। मतलब यहीं पे इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है, जीरो। प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो ये जितनी वेलोसिटी से गया, ये यू मैक्सिमम वेलोसिटी है, 50 मीटर पर सेकंड से गया, 60 से गया, 70 से गया, इसके मास पे डिपेंड करेगा कितनी चाहिए, पर वही तो निकालना है, ठीक है, कि किस पे डिपेंड करती है ये स्पीड, वही तो निकालना चाह रहे हैं हम। तो देखो जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो 1/2 यानी हाफ एम यू मैक्सिमम स्क्वायर, और इक्वल्स टू अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जब यहां पहुंच गया तो m, और हाइट कितनी है, l, हाइट हमारी l है, तो क्या हो जाएगा mgl। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई है हमारी mgl प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहां पहुंचने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है, इसके बाद तो इसको जाना ही नहीं है ना, हम तो ये चाहते हैं इसके बाद अगर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी बची तो और आगे भाग जाएगा, हम चाहते नहीं है इससे आगे भागे, ठीक है। तो इसको जीरो कर दो, यहाँ पे इसको क्या कर दो, जीरो। हम चाहते हैं यहीं रुक जाए बस, यहाँ पे इसको चक्का जाम कर देना है, स्टॉप कर देना है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे रोक देना है इसको। काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए इस सिचुएशन में। तो इसके लिए हम यू मैक्स निकालेंगे, तो क्या हो गया, देखो यू स्क्वायर मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2gl, 2
2gl, 2gl कोई इश्यू नहीं है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, u स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाओ और स्क्वायर रूट लगा दो, 2gl स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर है। अगर आपको कोई बोलता है, अब देखो मैं बताऊंगा इसका, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये अपने आप में ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझना इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। आपको ये मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल गई है। देखो ये मेरे पास वो पेंडुलम है, अगर कोई मेरे से पूछता है कि ये पेंडुलम है ना, बता कितनी मैक्सिमम स्पीड तक ये ऑस्किलेशन करेगा, इसके बाद इसके ज़्यादा स्पीड दे दूंगा ना इसको यहाँ, तो ऑस्किलेशन करेगा ही नहीं। तो आप ये करना 2 इंटू ये फॉर्मूला लगाना, जी मतलब 10, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है। जिस भी प्लेनेट पे आप खड़े होके काम कर रहे हो, मान लो तुम मार्स पे चले गए तो वहाँ का ग्रेविटेशन ले लेना। अच्छा, एल लेंथ, इस रस्सी की स्ट्रेंथ, इसी से आ जाएगा आंसर, इसी से आंसर आ जाएगा। आप क्या करना 2 इंटू जी, ठीक है, ग्रेविटेशन इंटू में लेंथ, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट कर देना, जितनी बड़ी रस्सी होगी। देखो मास पे भी डिपेंड नहीं करता, मास भी कैंसिल आउट हो गया, मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। इसका मास कितना है इस बात पे डिपेंड नहीं करता, इसकी रस्सी कितनी है इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्पीड क्या होनी चाहिए। मजेदार चीज है, इसका किक बॉल कितनी भारी है तुम्हें कोई मतलब नहीं, मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, केवल क्या आ रहा है 2gl ये आया है। तो इस बात से मतलब ये हो गया, हमारा कंक्लूजन ये हो गया कि अगर ये तो मैक्सिमम हो गया ना, तो अगर तुम्हारी स्पीड, मतलब अगर तुम्हारी स्पीड क्या हो जाए, इफ 0 से तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, अगर तुम ऑस्किलेशन चाहते हो 0 से तो क्या होनी चाहिए, u मैक्सिमम है, यानी u है वो ज़्यादा होना चाहिए, और ये जो है ना इससे कम होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो 2gl स्क्वायर रूट से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये जो u मैक्सिमम है, अगर ये जो u मैक्सिमम है ये अगर 0 से ज़्यादा नहीं हुआ तो 0, अगर किसी की स्पीड 0 ही है तो ये क्या ऑस्किलेशन करेगा रे तू क्या ऑस्किलेशन करके दिखाएगा? ये तो खड़ा ही है ना बेचारा आराम से चुपचाप। लेकिन अगर 0 से तो ज़्यादा होनी चाहिए u जो स्पीड है वो, तभी ये ऑस्किलेशन करेगा। लेकिन इससे ज़्यादा मत कर देना 2gl से, इससे ज़्यादा अगर स्क्वायर रूट 2gl, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ये ऐसे जाएगा और फिर धड़ा नीचे आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मिनिमम मैक्सिमम स्पीड फॉर ऑस्किलेशन। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, अब हमें रोटेट करवाना है। हम चाहते हैं कि यहाँ से जाके गिरे ना, मतलब इतनी स्पीड देंगे इसको यहाँ से, अब वो कम से कम स्पीड देंगे, ट्रेन है वो कम से कम कितनी स्पीड से जाए कि घूम के वापस आ जाए, गिरे ना, रास्ते से ना गिरे। मतलब ऑस्किलेशन नहीं करना, यहाँ तो पहुंचना ही है, अब इससे आगे भी जाना है, अब इससे आगे भी जाना है, तो इससे ज़्यादा स्पीड लगानी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो इससे आगे भी जाना है और इतना आगे जाना है कि घूम के वापस आना है ना। स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम सिंपल कंसेप्ट ये चाहते हैं कि ये हमारा है सेंटर पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और इससे एल लेंथ की हमने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, इससे एल लेंथ की एक स्ट्रिंग बांधी हुई है। ये हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, ये हमारी ट्रेन मान लो आप, ये हमारी ट्रेन है, और ये घूम के वापस आनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे जाए, यहाँ के रुके ना, इससे ऊपर भी जाए और यहाँ के गिरे भी ना, ये पूरा ऐसे राउंड लगा करके और फिर ऐसे वापस आए, हम ऐसा चाहते हैं। तो जब ये ऊपर जा रही होगी इस सिचुएशन में, ठीक है, थोड़ा सा ये सर्कल बड़ा हो गया मुझे ऐसा लगता है, तो जब ये ऊपर जा रही होगी इस सिचुएशन में, तो क्या होगा देखो, ठीक है। तो ऐसे घूम के जाए और वापस घूम के आना चाहिए, वापस घूम के ऐसे आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि बीच में हमारी ट्रेन गिर जाए, बेचारे पैसेंजरों का बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। इसकी लेंथ मान लो l, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसकी लेंथ मान लो l, एक बार इसकी ये पोजीशन है, ठीक है, ये हमारी बाल है वो यहाँ तक पहुँची है, ये हमारी बाल फिर यहाँ पहुँच गई है, और फिर हमारी बाल है वो यहाँ पहुँच गई है, और ऐसे घूमते घूमते गई है। ये हमारी ट्रेन आई, इधर से ऐसे आई और घूम के ऐसे निकल के आगे चली गई, ठीक है। तो ट्रेन है वो वापस गिरी नहीं, ट्रेन यहाँ तक गई मैक्सिमम हाइट पे, जो मैंने बताया था ऑस्किलेशन के लिए इतनी स्पीड तो इसकी होनी चाहिए, पर इससे और स्पीड होनी चाहिए, पर इतनी ना हो कि यहाँ जाके अटक जाए और ऐसे गिर जाए,
उस पेंडुलम की तरह ऐसे जाए और गिर जाए उस बाल की तरह, ऐसा ना हो, घूम के आनी चाहिए इतनी स्पीड। तो यहाँ से क्या आपको वो मिनिमम स्पीड लगानी पड़ेगी, ठीक है, वो मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम स्पीड है। वो तो मैक्सिमम तो ऑस्किलेशन के लिए थी, मतलब मैक्सिमम केवल यहां तक जा सके उसकी बात कर रहे थे। अब क्या है, मिनिमम स्पीड जो इसको घुमा के ले आए, ये उससे तो ज्यादा होगी, क्योंकि उतनी लगाओगे तो ट्रेन इधर जाएगी फिर वापस आ जाएगी, उससे तो ज्यादा होगी। पर ये मिनिमम उसके लिए है कि ये घूम के इससे ऊपर जाए और इससे भी आगे जाए और घूम के फिर वापस आए, ठीक है ना, एकदम रास्ता ट्रैक पास करके आए। तो ये है हमारी ट्रेन, ये हमारी ट्रेन है, ये बाल नहीं है, ये ऐसा मान लो कि हमारी ट्रेन है। और ये ट्रेन ऐसे घूमती हुई, अब ये ट्रेन ऐसे घूमती हुई देखो यहाँ पे पहुँच गई है हमारी ट्रेन, और फिर ऐसे और आगे जाती हुई यहाँ पे पहुँच गई है हमारी ट्रेन। और पैसेंजर गिरने नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेन खुली ट्रेन होती है, आपको पता है ऐसी वाली, तो पैसेंजर उल्टे गिरने नहीं चाहिए। पैसेंजर भी उसमें ऐसे कोई जैसे बाल्टी है, बाल्टी में डाल के पानी घुमा रहे हो तो पानी गिरना नहीं चाहिए, उसी के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं ट्रेन तो ऊपर से जा रही है पैसेंजर गिर गए भाई, स्पीड वो भी ऐसी भी होनी चाहिए ना। और ये ट्रेन हमारी और आगे जाती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, और ये ट्रेन हमारी यहाँ पहुँच चुकी है। और इसके बाद फिर आराम आराम से ये अपना ट्रैक पास करके और फिर आगे अपने ट्रैक पे चली गई। ऐसे आई थी इधर से, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ी और ऐसे घूम के और फिर वापस चली गई। ये वर्टिकल सर्कुलेटरी मोशन हो गई हमारी। ये स्पीड कितनी हो आखिर, और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। क्या ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स पे, पता नहीं, देखते हैं। तो इसके लिए अपन मैकेनिकल एनर्जी वाला वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल होगी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल है, जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है वो क्या होती है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये लगा क्यों पा रहे हो आप, ये कंसेप्ट यहाँ काम कैसे कर पा रहा है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट यहाँ काम कैसे कर रहा है, क्या ये इसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अरे शर्त क्या थी कि जो वर्क डन होना चाहिए इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो 0 होना चाहिए, तभी तो ये होगा, तभी तो ये कंसेप्ट काम करता है। इसमें देखो इस ट्रेन पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एमजी को मानना नहीं, जब ऊपर गई ट्रैक पे तो नॉर्मल फोर्स लगाया होगा ट्रैक ने, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी जो वर्क डन 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर है। और कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, और कोई फोर्स, मान लो स्ट्रिंग रस्सी बंधी होती है यहाँ से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रिंग का फोर्स है वो भी यहाँ पे मतलब स्ट्रिंग का फोर्स 0 नहीं है, वर्क डन 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर है। देखो मोशन ऐसे हो रही है, स्ट्रिंग ऐसे है, तो वर्क डन क्या हो गया, स्ट्रिंग ऐसे है, फोर्स ऐसे रस्सी ऐसे खींच रही है इसको, ठीक है, रस्सी ऐसे खींच रही है। अरे यार देखो ये बाल है, रस्सी ऐसे खींच रही है और ये बाल ऐसे घूम रही है, परपेंडिकुलर हो गया ना, परपेंडिकुलर हो गया तो 0, समझ पा रहे हो ना। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए लगा सकते हैं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए क्या करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब चलना स्टार्ट किया था इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी, इसको तो हम वो मानेंगे ना अपना रेफरेंस पॉइंट, इसको तो क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो जब चलना स्टार्ट किया तो पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जब चलना स्टार्ट किया तो ये यू मिक्स क्या होगा भाई, ये यू मिनिमम, अरे वही तो चाहिए, ये मिक्स क्या लिख दिया मैंने, यू मिनिमम है, यू मिनिमम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम, ठीक है, एम वी स्क्वायर, और एम क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है ना यू, जिससे आप फेंक रहे हो ट्रेन को ऊपर की तरफ, तो यू मिनिमम और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है जब इस हाइट पे पहुंच जाएगी, तो एक तो एल ये है आपका और एक एल ये है, दोनों को जोड़ दो, हाइट कितनी हो गई 2L। तो mgh होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ देखो ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, इस ऊपर की तरफ यहाँ पे पहुंचने के बाद ये फाइनल पॉइंट है आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ट्रेन आराम से आ जाएगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचाना बड़ी दिक्कत है, तो फाइनल इसको मानेंगे ना। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास mg और 2L, mg 2L, लेंथ 2L हो गई ना, mgh वही किया हमने। अच्छा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनली सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी v है, यहाँ से जो वेलोसिटी से गई थी यहाँ वो वेलोसिटी नहीं होगी, कम हो जाएगी, स्पीड धीरे धीरे कम तो होगी ना यार, स्पीड कम तो होगी ना ऊपर पहुंचेगा तो, लेकिन इतनी है उतनी तो नहीं होगी पर कुछ तो होगी, तो फाइनल वेलोसिटी v मान लो। तो ये हो जाएगा प्लस हाफ
mv²। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक तो पूरी इक्वेशन को 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बचेगा? अच्छा m तीनों में से कट जाएगा, देखो ये तो 0 है, इसमें से m गया, इसमें से m गया, इसमें से m गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास u² मिनिमम, केवल यहां से ये बचेगा, इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इक्वल्स टू इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? ये आ जाएगा आपके पास m, मास तो m ही था, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4 GL आ जाएगा, 4GL ये आ जाएगा, और प्लस हाफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ कैंसिल आउट, केवल क्या बच गया? v², केवल ये बच गया v², ये बच गया। v के भी चाहो तो मिनिमम लिख लो, एक ही बात है, ये v हो गया मिनिमम, मतलब मिनिमम वो स्पीड इधर भी होगी ना, इधर भी तो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, इधर से जितनी ज़्यादा स्पीड दोगी उतनी मिनिमम यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब आगे, अब इसकी वैल्यू अपने को चाहिए, ये चाहिए तो, लेकिन ये निकालना पड़ेगा, भाई दोनों कैसे निकालेंगे? तो एक फोर्स यहाँ पे काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी आप घुमाते हो किसी चीज़ को तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो काम करता ही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को निकाल लेंगे तो सारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका mg, एक तो mg लग रहा होगा सेंटर की तरफ, भाई इस मास की वजह से क्या लग रहा होगा? mg सेंटर की तरफ, एक तो mg फोर्स लग रहा होगा। अच्छा टेंशन फोर्स है वो तो 0 है, टेंशन फोर्स भी लग रहा है रस्सी की वजह से, पर वो टेंशन फोर्स तो क्या है? 0 है। 0 क्यों है टेंशन फोर्स? अरे यार यहाँ पे वर्टिकल सिचुएशन में टेंशन फोर्स 0 है, इसके बारे में तो बात कर रहे हैं ना अभी हम। और दूसरा क्या हो जाएगा? mvr/r, इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, ये होता है, अपने को तो v² चाहिए, ठीक है। r क्या है हमारे पास? r की जगह तो लेंथ आ जाएगा, इसको देखो लिखते हैं mg तक तो ठीक है, मास और ग्रेविटेशन तो सेम है, यहाँ भी हमारा मास ये सेम है m, लेकिन v हमने क्या माना हुआ है? v माना हुआ है मिनिमम, तो v मिनिमम, और r की जगह क्या माना है? r मतलब रेडियस होती है सर्कल की, तो ये हमने माना हुआ है क्या? लेंथ, तो ये हो जाएगा l, ठीक है। ये वैल्यू को उठा के यहाँ से v² मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से v² मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? mgl, ठीक है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, कि m से m कैंसिल आउट हो सकता है, और ये आ जाएगी gl, ठीक है, ये क्या आ जाएगी? gl, तो ये हो गई gl, ये हो चुका है आपके पास gl, ये वैल्यू आई है v² मिनिमम की। इसमें अगर gl को यहाँ उठा के रख दें तो 4gl + 1gl कितना हो जाएगा? 5gl। तो u मिनिमम कितना आ गया यहाँ से? अरे आ गया जो निकालना था, देखो ये आ गया आपके पास u मिनिमम, ये आ गया 5gl। 5gl कहाँ से आया? 4gl + 1gl मैंने ये रख दिया v की जगह, तो 5gl, और इसका कर दो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे आया? इस स्क्वायर को मैंने हटाया तो u मिनिमम = 5gl आ गया है। ये है फॉर्मूला मिनिमम स्पीड निकालने का। कोई बोले ना ट्रेन, अरे ट्रेन है ना ऊपर जाके आनी चाहिए, तो क्या करोगे? ग्रेविटी और इनटू में लेंथ, कितनी लेंथ है उससे निकाल सकते हो ये चीज। तो मिनिमम = 5gl, ये है, ये वैल्यू है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब अच्छा, ट्रेन को तो रस्सी बांध के तो रखते नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या? तो फिर सर्कल की रेडियस देखनी पड़ेगी। ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे, तब वो बात समझ में आ जाएगी। पर यहाँ पे ऐसे निकालना हो ना, रस्सी बांध रखी हो तुमने और तुम चाहते हो घूम के आए, बाल्टी पे रस्सी बांधी हुई है, किसी भी चीज पे भी बांधी हुई है, तुम चाहते हो घूम के आए, तो तुम क्या करो? 5 × ग्रेविटी 10 मीटर/सेकंड², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और l लेंथ, उस रस्सी की लेंथ को मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट कर दो। तुम्हारे पास जो स्पीड आएगी उस स्पीड से घुमा देना, यहाँ पे वो स्पीड लगा देना, ये घूम के आ जाएगा बड़े आराम से। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो यहां से जो कंक्लूजन हमारे पास निकल के आते हैं, सबसे पहला कंक्लूजन, अगर आपकी स्पीड है वो 0 से, अगर आपकी स्पीड है वो 0 से बड़ी हो और इक्वल हो किसके? 2gl के, 2gl स्क्वायर रूट 2gl के, या तो बराबर हो या इससे बड़ी हो, तो आपका पार्टिकल क्या करेगा? ऑस्किलेशन करेगा। क्या करेगा? ऑस्किलेशन, आपका पार्टिकल ऑस्किलेशन करेगा। दूसरा पॉइंट,
अगर आपकी स्पीड, अगर ये आपकी स्पीड 2gl से बड़ी हो, या तो यहाँ तक आके अटक जाएगा, यहाँ तक आएगा, अटक गया, बात खत्म, वापस चला गया, इतनी हुई। तो अगर इससे बड़ी हो गई, मतलब आपकी स्पीड 2gl स्क्वायर रूट इससे तो बड़ी हो, और फिर मैक्सिमम कितनी हो आपके पास 5gl, इससे बड़ी हो और 5gl यानी जो स्पीड है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ u स्पीड, ये क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, 5gl इसके बराबर अगर हो तो क्या होगा, देखो अगर ये स्पीड इसके बराबर हो जाए, ठीक है, इससे कम हुई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इससे कम हुई तो ऑस्किलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी स्पीड अगर इसके और इसके बीच रह गई ना, तो आपका ऑब्जेक्ट है वो गिर जाएगा, ऑब्जेक्ट विल फॉल ऑफ, आपका ऑब्जेक्ट है वो गिर जाएगा। और तीसरी सिचुएशन, अगर आपकी स्पीड है वो ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, आप 5gl स्क्वायर रूट 5gl के, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगा बड़े आराम से, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन करेगा लूप बाय लूप, इसको बोलते हैं लूप बाय लूप मोशन। आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लूप मोशन करेगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया है आपके पास 3 सिचुएशन, ये जो कंक्लूजन हो गया जो हमने अभी समझा। ये पहला, जिसमें क्या हो कि अगर आपकी जो स्पीड है, आपने जो जिससे धक्का दिया, ये धागा बांध के लटका है, इसको धक्का दिया आपने, इतनी स्पीड से दिया कि आपकी स्पीड है वो 0 से तो ज़्यादा थी पर इससे कम थी, ठीक है, ऑस्किलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस स्पीड से धक्का दिया कि इससे तो ज़्यादा और इससे कम है, तो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा, ऑब्जेक्ट विल फॉल ऑफ, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपका ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ना ही वो ऑस्किलेशन करेगा, बीच में कहीं अटक जाएगा, ठीक है, और बीच में से गिर जाएगा। और ये अगर हो गया आपका कि आपकी स्पीड है वो 5gl रूट 5gl से ज़्यादा हो गई, तो ऐसी सिचुएशन, ये फॉर्मूलाज हैं, याद रखने हैं आपको डेफिनेटली, ठीक है। तो लूप बाय लूप, ठीक है, लूप पर लूप मोशन है वो आपका हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो फाइनली अब हमारे पास है एक ट्रेन वाला क्वेश्चन कि भाई जो ट्रेन है वो सीधी ऐसे आएगी और रोटेट होके कंप्लीट अपना रोटेशन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये अपने को देखना है। तो कितना मतलब अपने को फाइंड क्या करना है, देखो द फाइंड मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट से उस ट्रेन को छोड़ा जाए, या कोई ब्लॉक होगा, मास होगा, उसको छोड़ा जाए कि वो लूप द लूप मोशन कर पाए, ठीक है। तो द फाइंड मैक्सिमम हाइट, सो फाइंड मिनिमम हाइट, मतलब कितनी कम से कम कितनी हाइट से छोड़ें, मिनिमम हाइट फॉर लूप द लूप मोशन ऑफ ए ट्रेन। तो इसके लिए देखो ये जो ट्रेन है इसका मास हम मान रहे हैं कि मास है वो m है, और फिलहाल ये है रेस्ट में, फिलहाल किसमें, रेस्ट में। ये जो सरफेस है इसको हम मान रहे हैं स्मूथ, सरफेस को कैसा मान रहे हैं, स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल काम नहीं करेगा, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था कि भाई जो ट्रेन है, जब वो ट्रेन है ना वो मूव करती करती जब यहाँ पहुँचेगी, ट्रेन को इतनी हाइट से छोड़ें कि ट्रेन मूव करते करते जब यहाँ पहुँचे ना, ये जब ट्रेन यहाँ पे पहुँचे तो इस टाइम इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाए, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, वो स्पीड क्या थी, u मिनिमम के बराबर हो जाए। वो कितनी थी हमारे पास, 5gl स्क्वायर रूट 5gl के बराबर हो जाए। ये तो कॉन्सेप्ट था कि इतनी हाइट से कम उसको छोड़ें कि जब ये ट्रेन हमारी यहाँ पहुँचे ना, यहाँ मूव करने के लिए, जब मूव करते करते यहाँ पहुँचे तो इसकी हाइट इसके बराबर हो जाए, मतलब इसकी स्पीड है ना वो ये हो जाए, इसकी इनिशियल स्पीड, तब मजा आएगा, तब ये जाएगी और घूम के आएगी, ठीक। तो यहाँ पे r ले रखा है रेडियस के लिए, तो यहाँ 5gl की जगह क्या हो जाएगा, 5gr हो जाएगा। मतलब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो, 5gr का रूट, ये होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो इस सिचुएशन के लिए फिर से अपन वही कंसेप्ट का यूज करेंगे। एक तो देखो इस पे देखो फोर्स कौन कौन से काम करे, एक तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, छोड़ दो, वर्क डन उसकी वजह से 0 है। एक्सटर्नल फोर्स mg इस पे काम कर रहा होगा, mg को कभी कैलकुलेट इसमें मानते नहीं है जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, me कर देता हूं, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल होगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के।
तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो ये हो, तो इस सिचुएशन में जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ये मान लेते हैं कि जो हाइट है वो कितनी है, h है। इसको आप मान लो कि ये कितनी हाइट है, h, इसे h हाइट पे है, ठीक है। और इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, इस पे पोटेंशियल, इसको अपन अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को, ये पॉइंट अपना क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन पे क्या होगी, mgh, इसका मास m है, g है और h हाइट h ले रखी है, तो ये हो जाएगी mg और h प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ट्रेन की, तो ट्रेन रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। अभी छोड़ा नहीं है ना, वो तो पूछ रहा है कि तुम बताओ यार कितनी हाइट से छोड़ूं तब छोड़ूंगा मैं, नहीं तो ट्रेन मेरी रास्ते में अगर उलट गई तो बड़ा मतलब हादसा हो सकता है। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे आकर के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अब यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो देखो इसकी वेलोसिटी ये होनी चाहिए, मतलब स्पीड ये होनी चाहिए, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ हाफ m और v स्क्वायर, मतलब इसका कर दूंगा u मिनिमम का स्क्वायर, u मिनिमम कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, u मिनिमम स्क्वायर, तो ये कर दूंगा u मिनिमम स्क्वायर, ठीक है। इसको u मिनिमम मान लिया तो हाफ mu स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कितनी हाइट से इसको छोड़ें, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो m से m कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल होता है उसको काट दो, m से m कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि 2, देखो 2 इधर, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, या फिर देखो इसको g को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा हाफ, और g जाएगा इधर तो हाफ इंटू जी, ये g उधर चला गया, और साथ में u मिनिमम की वैल्यू कितनी है, u मिनिमम की वैल्यू ये है 5gr, तो ये हो जाएगा 5gr का स्क्वायर, ये तो होगा, u मिनिमम का स्क्वायर करना है तो u मिनिमम ये है 5gr, तो इसका कर दिया स्क्वायर, ठीक है। g उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बच गया इधर h, ये h इक्वल्स टू बच गया हमारे पास, भाई g उधर चला गया, g तो नीचे जाएगा यार, 1/2g हो जाएगा, ये 1/2g, 1/2g। अब ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट था ना ये हमारे पास, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर, स्क्वायर ठीक से लिखो, क्या था देखो हमारे पास 5gr स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर करना है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 1/2g, 1/2g, और इनटू में आ जाएगा 5gr। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर दो, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर दो, ये g से g कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो जाएगा आपके पास 5/2r, h इक्वल्स टू, ये h मिनिमम है, ये जो मिनिमम हाइट है ना जिससे इसको छोड़ना चाहिए आपको, ये ट्रेन रोटेट करके आए, ट्रेन ऐसे जाए रोटेट करती हुई आए। जो आप अगर ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो h इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा h इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5r/2, ये आ जाएगा 5r/2, 5r/2, मतलब ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना बड़ा सर्कल है, आप कहाँ पे इसको रोटेट करवाना चाह रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो फिर बात करता हूँ। तो देखो बेसिकली हमें ये पूछा गया था कि भाई ट्रेन को या बॉक्स को, किसी भी चीज़ को कितनी हाइट से छोड़ें कि ये राउंड रोटेट करने लग जाए, किस पे डिपेंड कर रहा है ये फॉर्मूला निकल के आया h इक्वल्स, तो आपकी हाइट निकालने के लिए 5r/2, यानी जो रेडियस है, ये देखो तुमने जो सर्कल बनाया हुआ है ना, उस सर्कल की रेडियस क्या है, फॉर्मूले में लिख दो रेडियस 5r/2, इसको 2.5r लिख सकते हो, चाहिए की बात है, मतलब जितनी इतनी हाइट से छोड़ो, जितना कि आपका क्या हो जाए, इतने मीटर हाइट से छोड़ो कि 2.5 इंटू रेडियस, जैसे रेडियस आपकी मान लो 5 मीटर होती तो 5 इंटू 2.5 करते आप, 5 इंटू 5/2, 25/2, 12.5, 12.5 मीटर हाइट से ट्रेन को छोड़ना था, तब ये रोटेट करके और आ पाती। मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नीट के अंदर।
तो ये है आपका सिंपल आंसर, मतलब ये कंसेप्ट ही है। ये भी बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये कंसेप्ट है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, ऐसे फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हो। अगर इसमें भी कौन सा कंसेप्ट लगाया हमने, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया है। तो ये था सिंपल हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने समझ लिया है बहुत सारी चीज़ों को। इसके अंदर हमने समझा सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी समझा, फिर बाद में हमने ये समझा कि मैकेनिकल एनर्जी है उसका कंजर्वेशन क्या है, ठीक है, कैसे वो कंजर्व रह सकती हैं, ये पूरा हमने देखा। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय इनिशियल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हमने समझ लिया है। फिर साथ में हमने ये देख लिया कि भाई अगर वर्टिकल सर्कुलेटरी मोशन हो तो वो कैसे हो पाएगी, ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें समझी हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट ज़रूर करिए, बहुत मेहनत लगती है यार, है ना। स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं भी फटाफट आगे करके और इस तरह से कर सकता था, पर ये सब मुझे हाथ से ड्रा करना पड़ता है। तो कम से कम इसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, एक शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।